स्क्रीन पर है, आपको बताना है सही वर्तनी इनमें से कौन से शब्द का, ऑप्शन नंबर ए वाले की, बी वाले की, सी वाले की, डी वाले की। तो प्राकृतिक कैसे लिखा जाता है, मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर बी में प्राकृतिक लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए जिसका कोई नाथ ना हो उसको क्या कुनाथ कहते हैं, उसको कुनाथ नहीं कहते, उसको अनाथ कहते हैं, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए एक मुहावरा है कहने के कुएं का मेंढक, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है आप लोग बता दीजिए। तो क्या इसका मतलब कुएं के अंदर रहने वाले मेंढक होता है, मूर्ख होता है, ज्ञानी होता है, सीमित ज्ञान वाला? बिल्कुल, कुएं का मेंढक की अगर बात करते हैं इसको सातु, ये एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है सीमित ज्ञान होना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का आपसे चयन किया जा रहा है, यानी कि हिंदुत्व कैसे लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ हिंदुत्व सेम ऐसे लिखा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची इसमें से क्या हो सकता है। तो समुद्र को मेघ नहीं कहते, परिधि नहीं कहते, समुद्र को निर्धि कहते हैं। तो निर्धि सातु यहां पर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है, तो रिपीट हो गया, अगला देखिए कह रहे जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो उसको सातु आगे कहा जाता है, जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको आगे कहा जाता है। उदय का विलोम की अगर हम बात करते हैं तो उदय का विलोम उत्तर होगा, वाचाल होगा नहीं साथियों। उदय का विलोम होता है अस्त और अस्त का विलोम होता है उदय, आपको ध्यान रखना है। शुद्ध वर्तनी की जब हम बात करते हैं कि इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की है, तो कवित्री कैसे लिखा जाता है। कवित्री ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, कवित्री जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है सेम टू सेम सातु ऐसे लिखा जाता है। अशुद्ध वर्तनी वाले के शब्द का आपको सातु चयन करना है, क्या आपका जवाब सातु हो सकता है बताइए। देखिए साधु यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, शून्य सही लिखा हुआ है, सांसारिक सही लिखा हुआ है, ये हस्तक्षेप है। होता क्या सातु, हस्तक्षेप होता है। तो कुल मिला के अगर बात करें कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाला सातु शब्द है। समूहार्थक शब्द का चयन करिए, यानी कि एक ऐसा शब्द जो आपको सातु क्या दिखा रहा है, एक समूह के बारे में यहां पर बता रहे हैं। जहाज कोई समूह के बारे में नहीं बता रहा है। बेड़े की अगर बात करें, बेड़ा या केवट या सातु नाव, तो मैं कहूंगा जो बेड़ा शब्द है ये एक समूहार्थक शब्द है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए साथियों। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको सातु आशुतोष कहा जाता है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है सातु जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है। तो जनतंत्र की अगर बात करते हैं साथियों, जनता का तंत्र कह सकते हैं, तो ये तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। इन 10 वर्ष में नहीं वर्षों में होना चाहिए, गलत हो जाएगा। इधर 10 ये भी गलत हो जाएगा। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति करना ये भी गलत है। मैं कहूंगा शुद्ध वाक्य की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही और शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। उनको ही सातु संचारी भाव कहा जाता है। ये क्वेश्चन सातों इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहां पर याद रखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। अगला देखिए, एक अजगर ही लखी एक और बरगराए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, इसमें आपको रस बताना। देखिए यहां पर अजगर का जिक्र किया गया है और कभी भी अगर आप अजगर देखते हैं तो सातों क्या होता है, उसमें भय होता है। तो कुल मिला के भयानक रस इस पंक्तियों में हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है, ये बहुत बार सवाल सातों पूछा जा चुका है। तो दोहा और रोला से मिलकर बनता है। कुंडलिया छंद की अगर बात करें तो ये दोहा और रोला से मिलकर बनता है। निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार आपसे पूछा जा रहा है सातों, इसमें कौन सा अलंकार है बताइएगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। देखिए चा 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 की आवृत्ति हो रही है, तो किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था अनुप्रास अलंकार होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त वाक्य इसमें से मुझे बता दीजिए, संयुक्त वाक्य सातु कौन सा। सिंपल सी बात है, अगर किसी वाक्य में आपको तथा दिख जाए, किसी वाक्य में आपको अथवा दिख जाए, किसी वाक्य में सातु आपको और दिख जाए, किंतु परंतु दिख जाए, वो आपका संयुक्त वाक्य होता है। तो आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है। यहां पर ऐसा कोई चीज है सातु नहीं मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, यहां पर भी ऐसा नहीं है। उसने खाना खाया और सो गया, तो यहां पर और है, मैं कहूंगा यही आपका एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अज्ञान का तद्भव शब्द आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है अज्ञान का तद्भव शब्द, एक बार बताइए। तो अगर हम बात करते हैं सातु, देखिए अजान हो जाएगा। अजान क्या सातु, अज्ञान का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, अजान हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब दी गई, तो 14 सितंबर 1949 को ही सातु भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता दी गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है और परीक्षा में आने वाला है सातु ये। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया। तो मैं कह सकता हूं सातु अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है, तो किनको माना जाता है सातु, मुंशी प्रेमचंद्र को ही हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। गोदान किसके द्वारा लिखी है, तो गोदान की अगर बात करते हैं साथियों, गोदान तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। गबन है,
गोदान है ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ही लिखित हैं। मधुशाला की अगर बात करें इसके लेखक कौन है, तो कौन है साथियों, हरिवंश राय बच्चन की अगर बात करें तो यही मधुशाला के लेखक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों यामा की रचयिता है, यानी कि यामा की जब हम बात करते हैं अमृता प्रीतम, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, बिल्कुल साथियों महादेवी वर्मा ही यामा की रचयिता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसके लिए ही यामा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं साथियों, 33 व्यंजन होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो साथियों का के बाद आता है। का आपके सवाल का राइट आंसर है। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम का भेद आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इसमें आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है, मुझे बता दीजिए। उसने के पूछा जाए कि निजवाचक तो नहीं हो सकता, पुरुषवाचक सर्वनाम है साथियों, यहाँ पर पुरुषवाचक है, तो यही आपका जवाब है। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक आपसे पूछा जा रहा है। देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि गंगा हिमालय से अलग होती है, तो अलग जहां पर अलगाव पैदा हो वहां पर साथियों अपादान कारक हो जाता है, और यहाँ पर से है तो अपादान कारक होगा, और अलगाव भी होना चाहिए, तो अपादान कारक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन से शब्द में है साथियों, मैं कहूंगा इतना शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला देखिए, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए में आ जाए या पर आ जाए तो वहां पर अधिकरण कारक होता है, तो अधिकरण कारक आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अधिकरण कारक के चिन्ह अभी मैंने आपको बताया साथियों, में या पर जो होते हैं ना, ये अधिकरण कारक के ही चिन्ह होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। बहुब्रीही समास का उदाहरण निम्नलिखित में से साथियों कौन सा है, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। तो पंचवटी या करोड़पति या चतुर्भुज या चरण कमल, मैं कहूंगा बहुब्रीही समास साथियों चतुर्भुज शब्द में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करें, यानी कि सुख दुख। मैंने आपको बताया था कि अगर दो शब्दों के बीच में ऐसा योजक चिन्ह आ जाए तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, तो द्वंद्व समास आपके सवाल का जवाब होगा। तत्सम शब्द वाला विकल्प आपको बताना है कौन सा, यानी कि कौन सा तत्सम शब्द है। कान्ह, कन्हैया, किशन, ये सारे तद्भव शब्द है, लेकिन कृष्ण शब्द की अगर बात करें तो ये एक तत्सम शब्द है। सूचिका का तद्भव शब्द साथियों क्या हो सकता है, एक बार आप लोग मुझे बताइए। तो सूचिका एक तत्सम शब्द है, इसको तद्भव में अगर बोलेंगे तो सुई बोलेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है। सदैव वृद्धि संधि है। मनोरथ साथियों अगर बात करते हैं तो विसर्ग संधि है, और निर्गुण में भी विसर्ग संधि, लेकिन सदाचार में साथियों व्यंजन संधि है। इसलिए सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करके दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितनी राशि का अनुपूरक बजट पेश किया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। 24,496 करोड़ का बजट पेश किया है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार किसने संभाला था, तो इनका नाम शशि प्रकाश गोयल है, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं साथियों। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि नवंबर 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को किस संस्था ने प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया, तो मैं कहूंगा IIT कानपुर आपका जवाब होगा, क्योंकि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को IIT कानपुर ने प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया था। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्अवलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो किस देश के संविधान से ली गई है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से ली गई है न्यायिक पुनर्अवलोकन की अवधारणा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहां पर अगर बात करें आपका जवाब जो होगा वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ये बात आप लोग साथियों यहां पर याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को, तो मैं कहूंगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि मंगल ग्रह को किसके रूप में भी जाना जाता है, तो भाई साहब मंगल ग्रह किसे कहा जाता है, लाल, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है ना। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे, तो एक बार कमेंट में आप लोग बता दीजिए नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है, तो ग्रेनाइट की अगर बात करें तो ये आग्नेय चट्टान एक उदाहरण है, यह भी अच्छा सवाल है। अगला देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है। देखिए मान लीजिए साथियों ये पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी से सबसे लगी हुई परत होती है ये शोभ मंडल होती है, यानी कि सबसे पहली परत जो होती है शोभ मंडल होती है, और चारों में से पहली परत शोभ मंडल कहां पर लिखी हुई है, यहां पर लिखी है ऑप्शन नंबर ए वाले में। उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, फिर ताप मंडल। देखिए वायुयान वगैरह जो है ना ये कौन सी मंडल में चलाए जाते हैं, तो समताप मंडल में चलाए जाते हैं, क्योंकि समताप मंडल का मतलब होता है समान ताप, यानी कि यहां पर आंधी वर्षा तूफान नहीं आते हैं, तो जहां पर नहीं आएंगे वहीं पर तो साथियों हवाई जहाज, वायुयान, हेलीकॉप्टर वगैरह चलाए जाएंगे। तो सवाल पूछा जाता है कि वायुयान कौन से मंडल में चलाए जाते हैं, तो समताप मंडल में ही चलाए जाते हैं। बरखान या बरखान का अभिप्राय क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है साथियों, बालू का अर्ध
चंद्राकार टीले को कहते हैं बरखान, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए मलेशिया की मुद्रा आपसे पूछी जा रही है, तो रिंगित आप लोग याद रखेंगे, रिंगित ही मलेशिया की मुद्रा है। हब्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो ये साथियों श्रीलंका में स्थित है। कहां पर स्थित है हब्बन टोटा बंदरगाह साथियों, श्रीलंका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों किसकी नहीं है। देखिए बांग्लादेश की है, चीन की है, म्यांमार की, लेकिन ताजिकिस्तान की नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब है। आकार के मामले में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, 8वां, दूसरा या सातवां, छठा, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में अपना भारत, और जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है। माउंट गॉडविन अस्टिन केटू की ऊंचाई सातों कितनी है, ये आपको यहां पर बताना है, तो 8611 मीटर है। कितने मीटर, 8611 मीटर है गॉडविन अस्टिन केटू की ऊंचाई। उसके बाद देखिए विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अगर बात करते हैं सातों इस सवाल की जवाब की, तो कच्छ का जो रण है, कच्छ का रण लिखा हुआ है, कारण नहीं लिखा है, कच्छ के रण की अगर बात करें तो ये तो गुजरात में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तापी नदी का उद्गम होता है, यानी कि तापी नदी का उद्गम कहां से होता है सातों, सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, सतपुड़ा पर्वतमाला से ही तापी नदी का उद्गम होता है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात पर किया गया है, किस नदी पर किया गया, गुजरात में तो किया गया, गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है, तो किस मिट्टी की बात चल रही है, लेटराइट मिट्टी की बात चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद जो लेटराइट मिट्टी है, ये इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है, तो साथियों भूरे रंग से है, भूरा रंग आपके सवाल का जवाब है। अगला देखिए कोलार गोल्ड फील्ड में स्थित है, यानी कि कोलार गोल्ड जो है ना, ये फील्ड कहां पर स्थित है, तो ये साथियों ये कर्नाटक में स्थित है, तो कर्नाटक आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतमाला परियोजना ये किससे संबंधित है, क्या ये बंदरगाहों से संबंधित है, नहीं ये राजमार्गों से संबंधित है। जो भारतमाला परियोजना है ये राजमार्गों से संबंधित है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनमें से किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है, तो क्या आपका जवाब होगा, महाराष्ट्र आपका जवाब होगा, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे ज्यादा है। राइट आंसर आपका ए है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 940 थी, 940 थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, इनमें से कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसे अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों का प्रदर्शन है, तो क्या आपके सवाल का जवाब होगा स्वांग, आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि ये एक नृत्य है स्वांग और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, तो किसकी बात चल रही है साथों, इसमें से ताजमहल की बात चल रही है। ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायकों को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था, तो क्या आपका जवाब होगा गिरजा देवी, आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि गिरजा देवी जो एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, इनके शिष्यों द्वारा प्यार से इनको अप्पा जी बुलाया जाता था। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी, तो पता कहां पर की गई थी साथियों, इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं, तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल है, मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश में 18 प्रशासकीय मंडल हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी। उसके बाद देखिए घरेलू हिंसा अधिनियम, मूल विधेयक के कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्या आपसे कहा जा रहा है घरेलू हिंसा अधिनियम निम्नलिखित कि किस धाराओं में से किस में, मतलब कौन सी धारा में घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया। देखिए घरेलू हिंसा अधिनियम जो है ना, इसमें कौन सी वो धारा है, मैं कहूंगा वो धारा 3 है, इसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पता वर्मा कमीशन को बनाया गया था। वर्मा कमीशन ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का जवाब होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम ये कब अधिनियमित किया गया, तो ये 23 दिसंबर 1986 को अधिनियमित किया गया, स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। उसके बाद देखिए स्त्री के अशिष्ट रूपण से क्या अभिप्राय है, क्या इसका मतलब होता है, क्या स्त्री का ऐसा वर्ण जो दुराचार, भ्रष्टाचार, लोक दूषण और नैतिकता को हानि पहुंचाता है, क्या इसको कहते हैं अशिष्ट रूपण स्त्री का, बिल्कुल। स्त्री के चरित्र को कलंकित करने वाली आकृति बनाना, इसको कहते हैं स्त्री का अशिष्ट रूपण, बिल्कुल। स्त्री के शरीर का ऐसी रीति से वर्ण करना, ऐसी रीति से वर्ण जो उसके शिष्ट होने को कम करे, बिल्कुल साथियों। यानी कि इन तीनों चीजों की अगर बात करें तो इनको ही कहा जाता है
स्त्री का शिष्ट रूपण, यानी कि कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी साथियों कौन बन चुके हैं, तो नोवाक जोकोविच बन चुके हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। करंट अफेयर के सवाल अब हम लोग देख रहे हैं। किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की? तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिला एक व्यंजन योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो अपने उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की थी। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय साथियों कौन बने हैं, तो चंद्रकांत लहरिया इनका नाम है और यही वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारत ने कहां गलफूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है, तो कहां पर की है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत ने दुबई में, यानी कि भारत ने दुबई गलफूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है। मार्क टली का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है साथियों, ये कौन थे, तो ये एक पत्रकार थे। कौन थे साथियों, मार्क टली एक पत्रकार थे। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है, तो पता साथियों किसने लागू किया है, मैं कहूंगा उत्तराखंड राज्य ने लागू किया है समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026। WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी साथियों कौन बनी है, तो इनका नाम है नेट साइबर ब्रेड और ये WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। कह रहे कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस पैटर्न का चयन कीजिए जो प्लस वाले फलक के विपरीत फलक पर हो। देखिए यहां पर अगर हम तीनों को देखें तो हमें प्लस वाली आकृति कहीं पर नहीं दिख रही है, लेकिन दूसरा तरीका फिर क्या होगा सवाल का जवाब निकालने का। देखिए हैशटैग यहां पर भी है और हैशटैग की अगर बात करें यहां पर भी है। अब हम क्या लिखेंगे साथियों, हैशटैग के नीचे हैशटैग आपका आ जाएगा। अब क्या ये साइकिल चलेगी ये वाली, यानी कि स्टार है तो साथियों क्या हो जाएगा, स्टार बना लिया हमने और उसके बाद क्या है डॉलर वाला साइन है, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहां पर अब उसके नीचे रखेंगे, यानी कि यहां पर एंड है और फिर ओ है, यानी कि इस स्टार का विपरीत हो जाएगा एंड और डॉलर का विपरीत हो जाएगा साथियों ओ, लेकिन हैशटैग का विपरीत हैशटैग थोड़ी ना होगा। देखिए एक फलक पर 6 आकृतियां होती हैं, तो अब सिर्फ और सिर्फ प्लस ही बच रहा है, यानी कि मैं कहूंगा इस हैशटैग का विपरीत जो होगा वो प्लस हो जाएगा और प्लस का विपरीत पूछा गया है तो प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, हैशटैग हो जाएगा, यानी कि हैशटैग आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक दिन शाम के समय पी और क्यू आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। पी की परछाई क्यू के बाईं ओर थी, है ना। तो आपसे 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल पहला और सवाल साथियों दूसरा। कह रहे कि क्यू का मुख कौन सी दिशा में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, और पी का मुख कौन सी दिशा में था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 2 लोग हैं पी और क्यू, एक शाम को खड़े हैं साथियों। मान लीजिए शाम को खड़े हैं तो मैं कह सकता हूं सूरज इस तरफ होगा और ये 2 इधर को यहां पर खड़े होंगे। पी और कहा जा रहा है साथियों कि पी की परछाई क्यू के बाईं ओर पड़ रही, तो मैं कहूंगा क्यू फिर इस तरफ होगा और पी साथियों इस तरफ होगा। तभी तो जब सूरज की रोशनी साथियों पड़ेगी तो क्या कहा जा रहा है, पी की परछाई क्यू के बाईं तरफ पड़ेगी, यानी कि इस तरफ कहीं पर पड़ेगी, ये यहां पर पड़ेगी। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि क्यू का मुख उस दिशा में है, तो भाई साहब क्यू का मुख तो क्यू तो दक्षिण की तरफ देख रहा है, और दूसरा सवाल है पी किस तरफ देख रहा है, पी उत्तर की तरफ देख रहा है। तो दक्षिण पर उत्तर कहां पर लिखा हुआ है, दक्षिण और उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि एक फोटो को देखते हुए रिया सविता से पूछती है ना, सविता से पूछ रही है रिया एक फोटो को देखते हुए, कह रहे हैं ये तस्वीर किसकी, ये तस्वीर किसकी है। तो सविता क्या कहती है, ये देखिए यहां से आपका आंसर निकल सकता है। सविता कहती है कि इसका बेटा, यानी कि ये जो तस्वीर में है साथियों, इनका बेटा मेरी बेटी, ये सविता कह रही है मेरी बेटी का पिता है। अब देखिए मेरी बेटी का पिता वो सविता का कौन होगा, वो सविता का पति होगा, यानी कि इन जो पति देव है ना सातु सविता के, वो इनके बेटे हैं, इनके बेटे हैं। तो मैं कह सकता हूं ये कौन होंगे, ये कौन होंगे सातु, ये सास भी हो सकती हैं, है ना, या ससुर भी हो सकते। किसके सास ससुर, इनके, इस पति के कौन होंगे, पति के तो माता पिता होंगे। तो फोटो किसका है, मैं कहूंगा सास या ससुर का हो सकता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन सातु, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कहने के साथ मदर टीच साइंस को लिखा जाता है 32, ये एक हो गया अलग। उसके बाद साथों लिखा हुआ है 48, ये अलग लिखा है, और 6 @ ये अलग है। देखिए ये अलग है, ये अलग है। बस फादर टीच साइंस को क्या लिखा गया साथियों, 48 6 और हैशटैग, ठीक है। उसी कोड भाषा में फादर का कोड आपको बताना है। देखिए फादर कहां पर लिखा हुआ है, फादर यहां पर लिखा है, यानी कि फादर का कोड 48 हो सकता है, 6 हो सकता है, या हैशटैग हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर हमें टीच साइंस का कोड पता चल जाए तो हम फादर का कोड बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा टीच साइंस यहां पर भी लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर 2 मैच कर रहे हैं। देखिए एक तो 48 मैच कर रहा है और एक क्या 6 मैच कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये और ये, यानी कि सिर्फ और सिर्फ @ की अगर बात करें तो ये फादर का कोड हो जाएगा साथों @ तो @ कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। समझ में आया साथों सवाल, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार इसको और आप लोग देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं 7 लड़के हैं JK LM NP एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में। उसके बाद देखिए कितने लोग थे साथियों
7 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 और एक सातों यहाँ पर 7, ये 7 लोग हो गए। उसके बाद सातों आपसे क्या कहा जा रहा है, उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि पी जो है ना ये क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसको बना लें साथियों। क्यू के दाईं और, क्यू को आप कहां पर बैठना है, कहीं पर बना लीजिए। क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर पी है, यानी कि पी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि जे और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है एम, यानी कि क्यू और जे और क्यू का निकटतम पड़ोसी है एम, तो एम यहां पर आ जाएगा। कह रहे कि क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है एल, क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है एल, यानी कि एल यहां पर नहीं आएगा। एल या तो यहां पर आएगा या सातों यहां पर आएगा, या तो यहां पर आएगा या यहां पर आएगा। कहने के पी के दाईं और दूसरे स्थान पर एन बैठा है, पी के दाईं और दूसरे स्थान पर एन, यानी कि एन सातु यहां पर बैठा है, तो जाहिर सी बात है एल अब यहां पर बैठेगा। ठीक है, अब यहां पर बचा कौन, के बचा, तो वो के यहां पर आ जाएगा। यानी कि एल के ठीक बाईं और कौन बैठा हुआ है, तो एल की अगर बात करें, एल के ठीक बाईं और कौन बैठा हुआ है सातु, पी बैठा हुआ है। तो पी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए साथियों, कहा जा रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में राम बाएं से 18वां, यानी कि अगर इधर से हम देखते हैं लड़कों की पंक्ति में राम जो है ना ये 18वां है, और अगर हम दाएं से देखते हैं साथियों, दाएं से ये जो है ना ये कौन से स्थान पर है, ये 23वें स्थान पर है, 23वें स्थान। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि कोई व्यक्ति है बाएं तरफ से उसका स्थान इतना है, और अगर दाएं तरफ से काउंट करते हैं तो उसका स्थान इतना है, तो दोनों नंबर को आपस में जोड़ दो, उसमें से एक घटा दो, जो आता है वही आपका आंसर होगा, यानी कि वो कुल लड़कों की संख्या आपके सामने आ जाएगी। तो पहले तो 18 और 23 को जोड़ दीजिए, कितना निकलेगा साथियों, ये आपका 41 निकलेगा, इसमें से एक घटा दीजिए, 40 आपका आंसर, यानी कि पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे, 40 लड़के होंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको करने की। कहने के 6 व्यक्ति हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यह ज्ञात है कि यू कम से कम 3 व्यक्ति से लंबा है। देखिए 6 व्यक्ति है ना, तो जगह बना लेते, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोग यहाँ पर सातों बैठ सकते हैं। यानी कि यू कम से कम 3 व्यक्ति से लंबा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 से भी हो सकता है, कम से कम कहा जा रहा है। यानी कि डब्ल्यू वी से लंबा है, जो कि ठीक 1 व्यक्ति से लंबा है। अच्छा भाई इसको जरूरत वैसे है नहीं अभी इसकी, क्योंकि क्या पता भाई साहब, हम मान लो यू को यहां पर बैठा लें, है ना, तो क्या पता यहां पर हो एक्चुअल में, क्या पता यहां पर हो, इसलिए ये चीज सही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या कहा जा रहा था सातों, यहां पर वी से लंबा डब्ल्यू है। अब वी से लंबा डब्ल्यू है, तो इतना जितना कहा जा रहा है उतना कर लीजिए। वी से लंबा डब्ल्यू है, यानी कि डब्ल्यू वी से लंबा है, जो ठीक 1 व्यक्ति से लंबा है। जो का मतलब पता किसके लिए किया जाता है, दूसरे वाले के लिए। पहला वाला डब्ल्यू है, दूसरा वाला वी है, यानी कि वी जो है ना ये ठीक 1 व्यक्ति से लंबा है। वी की अगर बात करें 1 व्यक्ति से लंबा है, यानी कि सिर्फ यहां पर 1 व्यक्ति होगा। वी सिर्फ 1 व्यक्ति से लंबा है और सबसे छोटा है ना, यानी कि पहला यहां पर होगा, फिर दूसरा, ये तीसरा। अब जितने भी लोग आएंगे वो इसके ऊपर ही आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 और साथियों 6। समझ गए। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि डब्ल्यू से छोटा नहीं है एक्स, यानी कि डब्ल्यू से छोटा एक्स नहीं, यानी कि एक्स यहां पर नहीं आएगा, तो एक्स कहीं इसके ऊपर ही आएगा। ठीक है, वाई यू से लंबा है और एक्स यू से छोटा है। अच्छा भाई वाई यू से लंबा है। वाई की अगर हम बात करते हैं साथियों, वाई जो है ना ये यू से लंबा है। ठीक है, वाई यू से लंबा है और यू से छोटा एक्स है, यू से छोटा एक्स है, यानी कि देखिए 3 यहां पर हमें मिल गए और 3 यहां पर जगह भी खाली है, तो वाई आ जाएगा, यू आ जाएगा और एक्स आ जाएगा। और यहां पर कहा गया था कि डब्ल्यू से छोटा नहीं है एक्स, तो डब्ल्यू से छोटा नहीं है एक्स, क्योंकि डब्ल्यू से बड़ा है एक्स है। तो अब बचा कौन है साथियों, जेड बचा, जेड आपका यहां पर आ जाएगा। कह कि उनमें से चौथा सबसे लंबा कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, चौथा सबसे लंबा, है ना। चलिए देखिए वाई हो गया, यू हो गया, एक्स हो गया, डब्ल्यू हो गया, वी हो गया, जेड हो गया। अब आपसे उनमें से चौथा सबसे लंबा कौन है, ये आपको यहां पर सातों को मिला के बताना है। देखिए सातों यहां पर अगर बात करें पहला सबसे लंबा, चौथा सबसे लंबा, पहला सबसे लंबा अगर आपसे पूछा जाता तो आप सातों वाई बताते, दूसरा सबसे लंबा यू है, तीसरा सबसे लंबा एक्स है, चौथा सबसे लंबा डब्ल्यू है, यानी कि डब्ल्यू आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर डब्ल्यू था तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए नंबर सीरीज का सवाल आ गया है। इस सवाल को देखिए और आप लोग सातों मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। सबसे पहले अगर बात करते हैं सातों 28 है, उसके बाद सातों 32 है, उसके बाद 39 है, उसके बाद यहाँ पर 52 है और फिर 74 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर सातों यहाँ पर क्या हो सकता है। 28 से 32 हुआ है, कितना बढ़ाया गया है, 4 बढ़ाया गया। 32 से 39 हुआ है, 7 बढ़ाया गया है। 39 से 52 हुआ है, 13 बढ़ाया गया है। और यहाँ पर अगर बात करें 2 और 2 22 बढ़ाया गया, तो यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा ये आप लोग एक बार बता दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है और यहाँ पर 6 बढ़ाया गया है। 13 से 22 हुआ है, तो यहाँ पर सातों 9 बढ़ाया गया है। ये तो 3 का पहाड़ा चल दिया, 3 एकम 3, 3 तो ना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पर 12 आएगा। तो 22 और 12 कितना होता है साथियों, मैं कहूंगा 34 हो जाएगा, यानी कि 74 और 34 जो है वो जोड़कर यहां पर आएगा, तो 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, यानी कि 108 यहां पर आ जाएगा और 108 ऑप्शन नंबर सी वाले में।
अब उसके बाद साथियों इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यू आपका 17 पर आता है, एल 12 पर आता है, एच 8 पर आता है, ई जो है ना वो 5 पर आता है, और सी 3 पर आता है, एल 12 पर आता है और डी 4 पर आता है। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऐसा तो नहीं साथियों, ये डी 4 पर आया है, उसका डबल हो गया 8, ठीक है, एल का एल ही कर दिया गया, सी का फिर क्यू कर दिया गया, कोई तुक यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो ये लॉजिक हमारा सही नहीं लग रहा है। देखिए एक काम करिए साथियों, अगर हम नीचे वाले नंबर को प्लस कर लें और ऊपर वाले नंबर को प्लस कर लें तो कुछ हो सकता है। देखिए 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 और 17 37 हो जाएगा, 37 और बचा ये 5 42 हो जाएगा, यानी कि बराबर के उधर तो 42 है, यानी कि नीचे की तरफ 42 है। अब इनको जरा कर लीजिए, इधर क्या है, इधर वाले पार्ट में एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह है और फिर इनका योग है 12 और 3 15 और 4 19, यानी कि इधर 19 है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या निकल सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा 42, और ये बराबर के इधर है प्लस का है, उधर जाएगा साथियों माइनस का हो जाएगा। तो 42 में से साथियों 19 घटेगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या 23 आएगा। मैं कहूँगा 23 पर जो नंबर होता है, सॉरी नंबर नहीं बल्कि जो लेटर होता है वो होगा, यानी कि यहाँ पर डब्ल्यू आएगा, और डब्ल्यू कौन से ऑप्शन में है, डब्ल्यू ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि हुकुम पान और ताश की गड्डी के लिए जो आरेख बनेगा वो किस टाइप का बन सकता है। देखिए ये सब ताश की गड्डी के अंतर्गत आते हैं, ताश की गड्डी के अंतर्गत साथियों पान आते हैं और हुकुम आते हैं, तो कुछ ऐसा आरेख बनना चाहिए, और ऐसा आरेख सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपसे कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिखी ए से लेकर के कहाँ तक जेड तक, तो कहने के सबसे पहले दाएं से 16वां अक्षर, तो दाएं से मतलब इधर से देखोगे 16वां अक्षर, उसके बाद फिर बाएं 5वां अक्षर, फिर इसके इधर बाएं 5वां अक्षर ये, और फिर चौथे के दाएं, फिर 10वें के दाएं, फिर 9वें के बाएं, 10वें अक्षर के बाएं, तीसरे के दाएं, चौथा अक्षर क्या होगा LOR। तो इस टाइप का सवाल कभी भी अगर आता है तो ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ, वो ट्रिक आप लोग साथियों तैयार रखेंगे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें के, अब दाएं से 16वें की बात की गई है तो 16 इसमें रख लो, दाएं से 16वें के बाएं 5 में है ना, तो अब इसमें सातों 5 जोड़ दो। अब जब तक बाएं बाएं आ रहा है तो आप जोड़ते रहना। देखिए बाएं 5 में के बाएं चौथे, तो बाएं आया है, फिर से सातों आप जोड़ दीजिए 4, लेकिन अगर फिर से अब दाएं आ जाए तो वो आप घटाओगे, यानी कि 10 माइनस दाएं फिर से आया है तो फिर से सातों घटाओगे, फिर से अब बाएं आया है तो बाएं सातों आप जोड़ दोगे, यानी कि क्या आ गया सातों, एक सेकेंड, ये तो 9 है ना, तो मुझे यहाँ पर 9 लिखना चाहिए, गलती से मैंने 10 लिख दिया, कोई बात नहीं। देखिए फिर से देख लें एक बार, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 16 दाएं से 16, तो अभी तो प्लस का लिख दिया, फिर बाएं 5 में तो बाएं प्लस का लिख दिया, फिर बाएं आएगा तो प्लस का लिख देंगे 4, अब दाएं आया है तो माइनस का 10, दाएं आया है सातों तो माइनस का 9, अब बाएं आया है तो प्लस का 10, और फिर बाएं आया है तो सातों क्या प्लस का 3 यहाँ पर आ जाएगा, और दाएं आया है तो अब माइनस का यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो बचेगा वही आपका अक्षर आ जाएगा लास्ट वाला। देखिए 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया, और 5 25 हो गया, यानी कि 25, और अगर बात करते हैं -10 -9 और प्लस, इनको प्लस कर लीजिए, 10 + 3 13, 13 में से 4 जाएगा तो साथियों 9 बचेगा, इस 9 प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल हो जाएगा, 25 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों 15 बचेगा। अब देखिए, अब ध्यान से एक बार देखिए, अब यहाँ पर आपको 15 पर तो वैसे तो साथियों ओ होता है, लेकिन नहीं, आपको अपोजिट बताना है, यानी कि इस ओ का अपोजिट बताना है। तो ओ का अपोजिट क्या होता है साथियों, एल होता है, तो मैं कहूँगा एल आपका जवाब होगा। एल कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आएगा तो इस टाइप से आप करेंगे, तो जो आंसर आएगा, जो नंबर आएगा, उसका अपोजिट आप निकालेंगे। अच्छा, अपोजिट निकालने की एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। अगर मैंने आपसे क्या पूछा था कि 15 ओ का अपोजिट क्या होगा, अब 15 पर आता है, तो 15 को आपको घटाना पड़ेगा 27 में से, कितना इसमें से सातों निकलेगा 2, और कितना निकलेगा 1, यानी कि 12, और देखिए 12 पर होता है एल। अब आप कहोगे लेटर तो 26 होते हैं, 27 मैंने क्यों लिया, तो आपको 27 में से ही घटाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ क्या, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 5 पर जैसे कि ई आता है, और मुझे ये भी पता है कि ई जो होता है ना, किसका विपरीत होता है, वी का, तो 27 में से आप 5 घटाएंगे, 27 में से 5 साथियों अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 22, और 22 पर आता है वी। तो समझ गए साथियों, 27 में से ही आपको घटाना है, 26 में से आपको नहीं घटाना है। चलिए उसके बाद देखिए, नीचे दी गई श्रेणी में 3 से पहले कितने व्यंजन आते हैं, 3 से पहले कितने व्यंजन आते हैं, ये बात आपको यहाँ पर बताना है। चलिए तो 3 एक तो यहाँ पर है, 3 एक यहाँ पर है ना, कॉन्सोनेंट मतलब आना चाहिए यहाँ पर 3 से पहले, ये तो वॉवेल होता है तो ये नहीं हो सकता। 3 कहाँ पर है, 3 कहाँ पर, 3 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर वॉवेल है, नहीं हो सकता। 3 यहाँ पर है, 3 से पहले कॉन्सोनेंट है, तो एक हमें यहाँ पर 3 मिल गया।
तीन है, ठीक है ना, तीन है, तीन से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, दूसरा तीन हमें मिल गया, और ये तीसरा भी तीन हमें मिल गया, और तीन से पहले यहाँ पर तो सातों नंबर है ना, तीन से पहले नंबर तो नहीं लेंगे, तीन से पहले ये देखिए कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, मिल गया, तीन से पहले जेड है, मिल गया, तीन से पहले टी है, सातों मिल गया, तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो मैं कह सकता हूँ नीचे देखिए श्रेणी में तीन से पहले ऐसे छः व्यंजन आते हैं, ठीक है ना, तीन से पहले छः व्यंजन आते हैं, तो छः आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है, तो इसमें कौन कौन सी धारणा आपकी सही हो सकती है। गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है, संदीप और रंजीत मित्र हैं, ये तो सही है, दूसरा वाला तो सही है क्योंकि यहां पर बताया गया रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यानी कि संदीप और रंजीत आपस में मित्र हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो गिफ्ट उसकी पत्नी के द्वारा ही दिया गया होगा, है ना, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, तो ये हम गलत मानेंगे, इसलिए ये गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज है, यहां पर ये बात कहेगी ये सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बहुत खास है, तो ये रंजीत के लिए सरप्राइज था, है ना, ये गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था, ये भी सही, यानी कि पहला तो गलत है, दूसरा और तीसरा सा तो यहां पर सही है, एक ऐसा ऑप्शन होगा तो उस ऑप्शन को आपको सही लगा देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि मौसम विज्ञान विभाग ने अभी हाल ही में सूचित किया है कि देश के अधिकांश भाग में मानसून के सक्रिय होने में कुछ देरी होगी, तो अब कार्यवाही आपको बताने कौन कौन सी सातों कार्यवाही यहां पर सही है। देश के सभी कृषकों को मौसम की भविष्यवाणी से अवगत कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए, तथा उनको स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा किया जाना चाहिए कार्यवाही, ये सही है। सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए पीने के पानी का समुचित प्रबंध करना चाहिए, भाई साहब मानसून आने वाला है, पीने के पानी का बंदोबस्त किया जाएगा, ऐसा क्यों, तो ये गलत है, यानी कि पहली कार्यवाही आपकी बिल्कुल सही और यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं ए अकेला एक कुर्सी को 40 दिनों में बना सकता है, ए अकेला 40 दिन में एक कुर्सी बना सकता है, बी अकेला कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है, यदि ए और बी एक दिन छोड़कर काम करे, अच्छा एक दिन ए काम करे एक दिन बी काम करे, ये इनका कहने का मतलब है, मैंने कुछ और ही लिख दिया, ए और बी एक एक दिन छोड़कर काम करे था, पहले ए काम करे तो और फिर बी काम करे तो कुर्सी कितने दिन में करेगी। देखिए एक ऐसा नंबर लेंगे जो 40 से भी कटे और 24 से भी कटे, तो कोई नंबर आपकी नज़र में है, मैं कहूँगा 120 नंबर है, 40 तियाँ 120 होता है और 24 पंजे 120 होता है, यानी कि ए जो है ना ये एक दिन में ए अकेला एक कुर्सी 40 दिन में बना सकते हैं, यानी कि ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 5 है, तो अगर 3 काम किया ए ने, है ना, उसके बाद 5 काम किया, यानी कि 2 दिन में कुल मिला के कितना काम हो पाया, 2 दिन में साथियों काम हो पाया 8। अच्छा टोटल काम कितना है, टोटल काम है 120, तो किससे गुणा करें कि ये 120 आ जाए, तो उसी से हम इसकी गुणा कर देंगे, आपको पता चल जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि इसको भाग एक बार कराकर देख लीजिए, आपको बदल जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी कि 15 की अगर गुणा कराते हैं 8 से तो 120 आ जाएगा, जो कि टोटल काम हमें करना है, तो 15 की गुणा साथ तो यहाँ पर भी कराइए, 30 दिन आपका आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 2 दिन में 8 काम हो रहा है तो 30 दिन में 120 काम होगा, तो कुल मिला के साथ कहा जा रहा है कि ए और बी एक एक दिन छोड़कर काम करे, तो और पहले ए से स्टार्टिंग करे तो कुर्सी कितने दिनों में पूरी हो जाएगी, साथों 30 दिन में पूरी हो जाएगी, ये आपका आंसर आ चुका है 30 दिन। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे यहाँ पर साथों कहा जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर है, यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं शंकु का आयतन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, साथों मैं आपको बता दे रहा हूँ, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर एच क्या है, ये लंबाई है 24 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आपसे आधार की त्रिज्या पूछी जा रही है, आधार की त्रिज्या आर है, तो यानी कि इसमें और ये शंकु का आयतन है कितना 1232 है, 1232 बराबर आ जाएगा, तो आपको इसको कैलकुलेट करना और इसमें से आर का मान आपको निकाल कर वही आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए 1/3 और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, ये आर स्क्वायर आपको निकालना है। एच की अगर बात करें तो एच कितना आपको सातों दे रखा है, एक सेकंड, एच की अगर बात करते हैं सातों एच आपको 24 दे रखा है, तो ये गुणा आपका यहाँ पर 24 आ जाएगा, बराबर आपका 1232 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करिए सातों इसको अगर सॉल्व करें 7 तियाँ 21, 7 चौक 28 आपका, यानी कि ये 4 हो जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा यहाँ पर, 3 से कट होगा 24 ना, 3 7 21, 3 8 आपका 24 हो जाएगा। अब देखिए ये आर स्क्वायर रहा, ये 1232 रहा, अब देखिए ये नीचे की गुणा ऊपर हो जाएगी, यानी कि गुणा 7 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ये आपका 22 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा साथ, तो आपका ये 8 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, क्या ये 4 से कटेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 0 4 अट्ठे आपका 32 हो जाएगा। 2 से और अगर इसको कट करें 2 एकम 2 15 और 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो अब आपके सामने साथ तो क्या 154 गुणा 7/22 यहाँ पर आ चुका है। 11 से अगर कट करें 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से कट करें तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7 7 49। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 7 गुणा 7 आ गया।
तो हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि जो आपके आधार की त्रिज्या आएगी वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। और 7 सेंटीमीटर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। पूरे 100 सवाल साथ तो देखेंगे, 3 सवाल और आपके बाकी हैं, तो सारे सवालों को आप लोग देख कर जाइएगा। आपसे कहा जा रहा है कि सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए शहर ए की औसत वर्षा 105 है, अगले 3 दिनों के लिए 84 है, तथा सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के लिए 49 है। सप्ताह में 7 दिन होते, देखिए 7 दिन का ब्यौरा है, 2 दिन, उसके बाद 3 दिन और अंतिम 2 दिन, 2 3 5, 5 और 2 7, यानी कि 7 हो गया, ठीक है। यानी कि शहर बी के लिए, शहर ए की बात चल रही थी अभी तक, शहर बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्षा 455 है। तो दोनों शहरों को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए साथियों, 2 दिनों के लिए 105, तो 2 गुणा 105 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस करिए 3 दिनों के लिए 84, यानी कि 3 गुणा 84 आ जाएगा, प्लस 2 दिनों के लिए 49, 2 गुणा 7 49 आ जाएगा। अब ये तो शहर ए की हमारी निकलेगी, शहर बी की निकल चुकी है। फिर हम क्या करेंगे, शहर ए प्लस शहर बी बटे भाग 2, क्योंकि 2 हैं तो यही औसत निकल आएगा साथ। तो पहले इसको आप कैलकुलेट करिए, ये 210 आपका हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 आपका हो गया, 3 अट्ठे 24 और 1 साथ, तो यहाँ पर 25 आपका हो जाएगा, प्लस आपका 49 दूना 98 हो जाएगा। इसको ज़रा प्लस कर लीजिए आप, 8 और 2 10, 10 0 10 हो जाएगा। ये आपका 10 और 2 15, 5 15, 15 16, 16 का 6 हासिल लग गया 1, और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 560 आपका निकला है। तो शहर ए 560, शहर बी दे रखा है 455, इनका औसत आपको निकालना है ना, तो आप जोड़ दीजिए। और इसको देखिए, दोनों शहरों को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा पूछी जा रही है, 2 से भाग नहीं देंगे बल्कि 7 से भाग देंगे। तो पहले इसको प्लस करते हैं साथ, तो कितना आ जाएगा, 5 0 5 आ गया, 5 और 6 11 आ गया, और ये आपका 10 आ गया। इसको 7 से साथ भाग देंगे हम लोग, इसको 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 जाएगा, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, 7 पंजे 35, यानी कि 145 आपका जवाब होगा। दोनों शहरों को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा 145 होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए सातों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 18 मजदूर एक कार के एक तिहाई को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने मजदूर पूर्ण कार को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 18 मजदूर हैं, है ना, काम कितना है साथों, काम 1/3 तो है, 1/3 हो जाएगा, और इधर जो काम आएगा वो पूरा 1 आएगा, इधर 1/3 काम है। तो 18 मजदूर 1/3 कार को 27 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो पूरे काम के लिए, एक पूर्ण कार को 9 दिन में करने के लिए कितने मजदूर साथों लगेंगे, तो कितने मजदूर लगेंगे देख लेंगे। देखिए ये 3 जो है ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि इसके गुणा में साथों आ जाएगा, और यहाँ से 1/3 आपका हट जाएगा, है ना। एक की कोई वैल्यू नहीं होती, लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं साथियों। 9 की भाग 7 तो यहाँ हो जाएगी, यानी कि 9 आपका अगला स्टेप में बना लेते हैं साथों। 18 गुणा 27 गुणा 3 और भाग 9 हो जाएगा। ये हमें कितने मजदूरों की जरूरत होगी, हमें मजदूर साथों यहाँ मिल जाएंगे, है ना। 9 दूना सातों 18 हो जाएगा, और 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। 27 की गुणा 6 से आप करा लीजिए, 6 सत्ते आपका 42 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 13 14 15 16, 162 कितने, 162 मजदूरों की आवश्यकता होगी 9 दिन में पूरा करने के लिए। तो 162 मजदूर कहाँ पर हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल साथों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यानी कि क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर हमने कोई चीज़ खरीदी है ना। तो मान लीजिए किसी चीज़ को हमने कितने में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा, यानी कि किसी चीज़ का जो हमने क्रय मूल्य है वो क्या है, 100 रुपये है, और अंकित मूल्य हमने उस क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया है। यानी कि खरीदा है 100 रुपये का, और उस पर लिख दिया है, अंकित कर दिया है, कितना अंकित कर दिया है साथों, 140 रुपये। यानी कि अगर वस्तु पर 50% की छूट दी गई, तो छूट जो दी जाएगी वो अंकित मूल्य पर दी जाएगी, यानी कि इस पर 50% की छूट दी जाएगी। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो पहले देखिए 140 रुपये जो कि अंकित मूल्य, इस पर अगर 50% की छूट दी जाती तो ये कितने रुपए की बिकती है ना। तो ये सातों 70 रुपये की बिकती है, ठीक है। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है, 70 रुपये की सातों बेची जा रही है। विक्रय मूल्य जो है ना, ये क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, 100 क्रय मूल्य है, तो 70 को आपको प्रतिशत में बदलना है, नीचे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 70% आपके सवाल का बिल्कुल। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।